अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रबिया? मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है बच्चों, मैं भी ठीक ठाक। मैम वो ना हमारी लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, बड़ा इशू कर दिया, इसलिए अगर मैं अंदर ही ऑफलाइन हो जाऊँ तो फिर मैं फिर आप मेरी ऐसा करना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। यस मैम, मैंने अभी किया था, फिर अभी आई है, अभी पता नहीं कब जाएगी। बस बच्चों, लाइट का भी ना इशू ही है, क्या करें, अब फेस करना पड़ेगा। आज तो मीर हमजा भी आए हैं, शुक्र है। यस मैम बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ, पता नहीं कहाँ होता है वैसे, ये तो उसे ही पता होगा अब। हाँ जी। चले चलो बच्चों, मैम आज इतना हम लोग ट्राई सीरियस है करते हैं कि पता इंशाल्लाह ताला आज इसको ख़त्म करने की ट्राई करते हैं, थेरेपी को। और फिर आप यस। बताइएगा अब इसके बाद हम कौन सी थेरेपी को दोबारा से पढ़ना शुरू करें। हम लोग कल बच्चों कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे थे फेमिनिस्ट थेरेपी की, जिसमें हम लोगों ने कल्चरल एनालिसिस और कल्चरल इंटरवेंशंस के बारे में पढ़ा था। कल्चरल एनालिसिस में जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोगों ने फेमिनिस्ट थेरेपी से रिलेटेड डिफरेंट थेरीज पढ़ी थी, तो उन थेरीज में एक थेरी थी जो कि रिलेट कर रही थी कल्चरल इंटरेक्शन मॉडल से, यानी कि हमारा कल्चर के साथ क्या रिलेशन होता है। और ऑब्वियसली यानी कि फेमिनिस्ट थेरेपी ने सबसे पहले जो वर्क स्टार्ट किया था वो यही था कि हम लोग डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग एडवर्सिटी फील कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के जो चेंज हैं, जब हम लोग वो चेंज फेस कर रहे होते हैं तो वो चेंज किसी भी इंडिविजुअल पे और स्पेसिफिकली किसी फीमेल पे किस किस तरह से असर कर रहा होता है। और उस कल्चर की आप ये कह लें कि उस कल्चरल चेंज की वजह से उस फीमेल्स को या उसमें वुमेन को भी बहुत सी आप ये कह लें कि हार्डशिप्स का या इमोशनल और मेंटल पेन का सामना करना पड़ता है। जिसमें हम लोगों ने जब कल्चरल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि एज अ थेरापिस्ट जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ फीमेल पेशेंट आए तो आपको उसके कल्चर के बारे में ही पता हो। मतलब एज अ थेरापिस्ट जब आप किसी भी पर्सन को डील कर रहे हैं, आप किसी भी इंडिविजुअल को देख रहे हैं, मतलब बेशक वो एक मेल है या फीमेल है, आपको उसके बैकग्राउंड कल्चर के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। और ये नो हाउ हम कैसे ले रहे होते हैं बच्चों, जब हम लोग ऑब्वियसली जब हम लोग कर रहे होते हैं, उनकी इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हिस्ट्री टेकिंग ले रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जब हम उनसे जो भी उनकी बचपन की हिस्ट्री है, उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री है, स्कूल हिस्ट्री है, उनकी सोशल हिस्ट्री है, जॉब से रिलेटेड वर्क है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप सारा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना डाटा, एक्चुअली वो डाटा ही आपका कल्चर एनालिसिस होता है कि आप कल्चर के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इंटरवेंशन उन्हें दे रहे होते हैं। कल हम लोगों ने जो एक केस डिस्कस किया था, जो कि केस था एक सोमालियन गर्ल का, मतलब बुक में जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि ओबियसली वो एक फीमेल थी और मुस्लिम फीमेल थी, और फिर वो एक ऐसे कल्चर से गई थी किसी एक नए कल्चर में कि जो कि उसके कल्चर के टोटली ऑपोजिट था। एडवांस बहुत ज्यादा था, डेवलप था, वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली उसके कल्चर के टोटली अगेंस्ट थे। वहां जाकर फिर उसे बहुत सी हार्डशिप्स को देखना पड़ा, वहां जाके फिर उसे इवन बहुत से मिसहैप का सामना करना पड़ा। तो उन मिसहैप्स की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या आप ये कह लें कि उसकी जो डिफरेंट और सिम्टम्स हैं, मतलब हो सकता है उसने डिप्रेशन फील किया हो, एंजाइटी फील की हो, या उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से रिलेटेड था, क्योंकि उन्होंने उसकी हिस्ट्री में ये बताया था कि उसने फेस किया था, मतलब बिल्कुल अपने सामने, कि उसके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया था, उसकी बहन को मार दिया था, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मतलब वो वहां से बच के किसी तरह से आई थी। उसके साथ उसकी बहन के भी दो बच्चे थे, उसका अपना भी बेटा था। फिर जब आगे वो एक रेफ्यूजी कैंप में आती है तो वहाँ रेफ्यूजी कैंप में उसे कोई मेल इंचार्ज है तो उसकी वजह से मतलब सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से उसकी जो आप ये कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट करती गई। और इस वजह से वो एक मेल थेरेपिस्ट के साथ अपनी बातों को या अपने पर्सनल इश्यूज को शेयर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्होंने उसे ऑब्वियसली एक फीमेल थेरेपिस्ट की तरफ रेकमेंड किया। तो फीमेल थेरेपिस्ट ने जब उसके साथ काम स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता इंटरवेंशन स्टार्ट किया। ऑब्वियसली आप किसी नए कल्चर में जाते हैं, आपको वो कल्चर अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब नए कल्चर में जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है बच्चों कि आप किसी नए कंट्री में जा रहे हैं तभी आपका कल्चर चेंज हो रहा है। आप जब अपने घर से बाहर जाते हैं, इवन आप बेशक अपनी किसी खाला के घर जा रहे हैं, मामू के घर जा रहे हैं, फुफ्फो के घर जा रहे हैं, इवन अपने हमसायों के घर भी जा रहे हैं, इवन आप अपने घर से निकल के यूनिवर्सिटी आते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी जैसे ही आपने घर से कदम बाहर निकाला है, इट मीन्स कि आपको कल्चरल चेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। अब कल्चरल चेंजेस आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से फेस कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली आपको अपने, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक नए कल्चर में गए हैं और आपने अपने आप को उस कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो इट मीन्स आप एक हेल्दी इंडिविजुअल। लेकिन अगर आपके अंदर अपने आप को उस नए कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं है या आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आप प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, जो कि ओब्वियसली एक थेरेपिस्ट होता है। अब आप भी देख लें, बाज़ों का ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सिर्फ थेरेपिस्ट ही हो। बाज़ अब उसमें जब हम वो प्रॉब्लम या उस हम लोगों ने वो केस डिस्कस किया था, तो उसमें उसकी थेरेपिस्ट जो है वो उसे बहुत सी जगहों पे खुद लेकर जाती है, कि जैसे ऑब्वियसली वो एक नई कंट्री में आई थी, उसे वहाँ की लैंग्वेज सीखनी थी, उस लैंग्वेज के बगैर वो कोई भी काम कहीं पे भी नहीं परफॉर्म कर सकती थी। तो उसने सबसे पहले ऑब्वियसली उसको इस बात की तरफ आमादा किया कि वो लैंग्वेज सीखे, और लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और फिर इस इनकरेजमेंट की वजह से, इस मोटिवेशन की वजह से जो कि उससे मिला, या जो भी उसको रिमार्क्स मिले, अप्रेजल मिली, उन सब की वजह से उसने बहुत जल्दी ऑब्वियसली वो लैंग्वेज भी सीख ली। फिर उसने उन्हें और बहुत सी बातें, मतलब ऑब्वियसली वो एक मुस्लिम कल्चर से आई थी, तो उसे लगता था कि अब वो एक नए कल्चर या नई कंट्री में आई है, एक ऐसे कंट्री में आई है जहाँ पे उसकी जो स्टे, मतलब आप ये कह लें कि उसका स्टेटस बहुत मिजरेबल है, क्योंकि वो एक रेफ्यूजी कैंप से है। उसकी वहां पे क्या उसको रूल्स हैं, रेगुलेशंस होंगे, वहां के उसको राइट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो नहीं जानती थी उस बारे में। तो उसे ये लगता था कि अगर हमने इस नए कल्चर में कोई, आप ये कह लें कि राइट्स लेने हैं, तो इट मीन्स हमें उस नए कल्चर के अकॉर्डिंग अपना रिलीजन भी चेंज करना पड़ेगा। और रिलीजन बच्चों हम सब लोगों के लिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, मतलब दुनिया में कहीं पे भी कोई भी इंसान है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसका एक वीक पॉइंट होता है कि हम लोग अपने रिलीजन के लिए मर भी सकते हैं या किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन उसको चेंज करना सबके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऑब्वियसली वो भी मुस्लिम से लगता था कि अगर वो एक नए कल्चर में आ गई है, तो उसका ये उसका रिलीजन चेंज करवा देंगे, या उसके साथ अच्छा सलूक सिर्फ तभी होगा जब वो क्रिश्चियन हो जाएगी। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी उस डाउट को, या आप ये कह लें कि उसके उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ठीक किया, कि उसे बहुत सी जगहों पे लेके जाती थी। एक चैरिटी में लेके जाती थी, कैसी चैरिटी शोज में लेके जाती थी जो कि बेशक क्रिश्चियनिटी के लिए होते थे, लेकिन वहां पे बीइंग अ मुस्लिम उसे कोई ये नहीं कहता था, या फोर्सफुली उसे फोर्स नहीं किया जाता था कि वो उस चीजों को छोड़ दे, या वो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उन चीजों को अडॉप्ट करे। इससे क्या हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे ये बताने का बच्चों मकसद ये है कि जब हम कल्चरल इंटरवेंशन की बात करें, तो कल्चरल इंटरवेंशन जो है वो एकदम से नहीं आती, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद भी प्रैक्टिकली बाजुकात अपने क्लाइंट के साथ वो चीज़ों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं आप, उन्हें सिखा रहे होते हैं आप, बहुत सी एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ से उन्हें दे रहे होते हैं। और इस तरह से डिस्क्लोज करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन आप सिर्फ उस हद तक डिस्क्लोज कर सकते हैं जो कि उसके लिए बेनिफिशियल है। अब इतना ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर देना कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। उसके बाद बच्चों था जेंडर रोल एनालिसिस। अब जेंडर रोल एनालिसिस, जैसा कि उसके नेम से भी पता चल रहा है कि हम अब क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि क्लाइंट ने अपनी लाइफ में या अपनी अब तक की लाइफ में जेंडर, किस किस्म के जेंडर का सामना किया है, जेंडर रोल एनालिसिस को किस किस तरह से देखा है। अब जेंडर रोल एनालिसिस को उसने किस तरह से देखा, ऑब्वियसली उसने अपने घर में इन चीज़ों को किस तरह से फेस किया है, जहाँ पे उसने काम किया है कभी, वहां पे उसने इन चीज़ों को किस तरह से किया है। यानी कि आप शुरू से, जैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी बच्चों जेंडर स्कीमा के बारे में, जिसमें ये था कि हम लोग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड से ही हम सब लोगों को, इतने छोटे बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें डाल दी जाती हैं जो कि जेंडर से रिलेटेड होती हैं। हमारे चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो हम उस वजह से भी अपने आप को बहुत छोटे होते ही, छोटी एज में ही अपने आप को अलग कर लेते हैं दूसरे जेंडर से। हमारे काम अलग होते हैं, हमारे खेलने के तरीके अलग होते हैं, हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके अलग होते हैं, हर काम करने के एक, मतलब एक अलग ही तरीका होता है आपको, और आपको उस तरीके के अकॉर्डिंग वो काम करने की आदत पड़ जाती है। तो अब जेंडर रोल एनालिसिस में ऑब्वियसली क्या करेगा क्लाइंट, सबसे पहले क्लाइंट ये चेक करेगा कि उसके, सॉरी, थेरेपिस्ट ये चेक करेगा कि उसका जो क्लाइंट उसके पास आ रहा है, उसके घर में उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, या उसकी फैमिली में जेंडर रोल एनालिसिस क्या है। अब आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घरों में अगर वो बेशक बेटी हैं या बेटा है, लेकिन उन दोनों को इक्वल समझा जाता है। अगर उनका किसी का बेटा बाहर अपनी मर्जी से मतलब फॉर एग्जांपल आप बाजार अकेले जा सकते हैं, तो वहां पे लड़के भी, मतलब घर के लड़के भी जा सकते हैं, तो आपको भी इतना है कि आप बता के कहीं जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि लोकल वैन्स के थ्रू या लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी आते होंगे, उन्हें कोई छोड़ने नहीं आता होगा।
अब क्या था कि ओब्वियसली उनके घर वालों ने ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस उन्हें दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम कुछ और एग्जांपल ले तो इस तरह के भी बहुत से लोग होंगे, मतलब हम सबके घरों में बच्चों ऐसा होता ही है कि कि यहाँ लड़कों को इजाजत होती है कि वो घर से किसी भी टाइम बाहर जा सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, अकेले कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती। उन्होंने कहीं अपने काम के लिए भी जाना है, वो काम नो डाउट उनके लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन वहां पे वो अपने भाइयों के बगैर या अपने अब्बू के बगैर या इस तरह से नहीं, उनके बगैर नहीं जा सकते। जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से आप एक लाचार बन जाते हैं और बाजू का कभी किसी जगह पे या किसी काम पे आपको बहुत जरूरी होता है कि जाना, और अल्लाह ना करे उस वक्त घर में कोई नहीं है जो कि आपको वहां पे लेकर जा सके, या कोई किसी काम में बिजी हो सकता है, या कोई और मतलब आ सकती है ना हर्डल। तो आप क्या करेंगे, ओब्वियसली आप बैठे रहेंगे, आप एक तरह से ये कह लेंगे आप किसी ना किसी पे डिपेंड होने लग जाते हैं। तो हमारे कल्चर में बहुत से घरों में ऐसा होता है। हम सब लोगों ने एग्जाम्पल, या आप ये कह लें बच्चों ऐसे एग्जाम्पल देखे भी हैं, उनको खुद भी कई दफा एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर कोई लड़की अच्छी है या कोई बहन अच्छी है तो अच्छी होने का मतलब ये है कि वो कहीं पे भी अकेली नहीं जाएगी, वो कोई काम कर ही नहीं सकती, मतलब बात बात पे आप सिर्फ अपने भाइयों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जो कि इन चीजों को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप रात के टाइम अकेले नहीं जा सकते, या आपकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस टाइम पे आप अकेले नहीं जा सकते, कुछ जगहों पे आप अकेले नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप अकेले जा सकते हैं, यानी कि आपको एक इंडिपेंडेंस दी। अब जो आपको आपके घर में आपकी फैमिली ने जेंडर रोल सिखाया होता है, आप हमेशा उन्हीं जेंडर रोल्स को लेकर चल रहे होते हैं, आप हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी भी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। अगर शुरू से ये सिखाया जाए किसी को कि उनके लिए जॉब करना, पढ़ना या इतना जरूरी नहीं है, बस अगर आपने बीए भी कर लिया तो इट्स एनफ, और बाद में अगर उसका दिल चाह रहा है वो कोई जॉब करे, या वो घर वालों से लड़के कोई जॉब कर भी रही है, तो क्या होगा, इससे घर में कॉन्फ्लिक्ट राइज होने लग जाते हैं। फिर उसे क्योंकि शुरू से ये बात सिखाई जाती है कि अच्छे लोग या अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती, तो उसको ये लगने लग जाता है उस क्लाइंट को या उस पर्सन को कि वो शायद एक अच्छा इंसान ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी फैमिली ने उसे सिखाया उसके अकॉर्डिंग तो वो बहुत सी फिर उन कैटेगरीज पे पूरा ही नहीं उतर पा रहे ना। तो फिर क्लाइंट को वहां पे, सॉरी काउंसलर को वहां पे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट जेंडर रोल एनालिसिस जब उसका कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट सबको देखना पड़ता है कि आप किस किस तरह से इन फैक्ट्स को साथ लेकर चलेंगे, और फिर आपने क्लाइंट को किस तरह से एक नई बात सिखानी है, एक नई बात समझानी है, क्योंकि ये चीजें उसके माइंड में बहुत ज्यादा, आप ये कह लें कि बैठ गई हैं, आप उन चीजों को निकाल नहीं सकते। अब आपको उन चीजों को निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ऑब्वियसली कोई एफर्ट तो करनी होगी ना। एफर्ट नहीं करेंगे तो वो चीजें तो वैसी रहेंगी हमेशा, वो खत्म ही नहीं हो पाएंगी। तो ऑब्वियसली जेंडर रोल एनालिसिस आपने कर लिया, आपको पता चल गया है कि जी इनकी फैमिली में इस तरह से ट्रीट किया जाता है, या ये स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं। अब आपके पास एक पूरी पिक्चर आ गई है, आप स्टेटमेंट उसकी बोली हुई लिखेंगे, आप एक चार्ट बना लेंगे। अब चार्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको पता चला है, अब उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कोई ना कोई इंटरवेंशन बतानी है कि जेंडर रोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्लाइंट आया है, जो भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, आप उसको जेंडर रोल एनालिसिस के थ्रू किन किन को किस किस तरह के इंटरवेंशन दे रहे हैं। तो जब आप उसको इंटरवेंशन दे रहे होते हैं तो आप उसे एक, आप ये कहने बच्चों के कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं उसकी। क्योंकि देखे ना, अब एक पर्सन है, उसने शुरू से उसके घर वालों ने अगर उसे एक बात सिखाई, जैसे भी मैंने बोला कि जी अच्छी लड़कियां ऐसी होती हैं, उनकी ये कैटेगरीज हैं, ये मतलब अगर वो इन सारे कामों पे पूरा उतरेंगी इट मीन्स वो अच्छी हैं, अगर नहीं है तो इट मीन्स वो अच्छी नहीं है। तो वो एक उसके बिलीफ बन गए, एक स्कीमाज हैं जो कि इतने सालों से उसने देखे हैं और उनको डेवलप किया। अब आपके लिए फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम वो स्कीमास को खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना या शेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है कि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कोग्निटिव फ्रेमवर्क कर रहे होते हैं, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं कि हमने उसके आइडियाज को किन वेज में ऐसे यूज करना है कि वो वेज उसके लिए इफेक्टिव हो जाए। अब आपके सामने एक केस है बच्चों, मैं बुक का पेज शेयर करती हूँ, उसको हम पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा देख लेते हैं किधर गया। अच्छा बच्चों, ये केस एक्चुअली है कि एक फीमेल है जिसने मतलब आप ये कहें कि शादी के 20 साल बाद सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से। ऑब्वियसली
अब ये उस कल्चर में भी या इतने सालों बाद ये चीज होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और हमारे कल्चर में अगर कोई फीमेल आएगी तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। अब जो थेरेपिस्ट है वो उसे किस किस तरह से डील कर रहा है, उनके दरमियान की जो कन्वर्सेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग खुद से इसको पढ़ने की जहमत करेंगे नहीं, तो इसीलिए मुझे ही पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसीलिए बच्चों की तरह इसको पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा बच्चों? BS 8 कहाँ सो गए हैं बच्चों? यस मैम। जरा ऊंची बोल लें, कहाँ सोए हुए हैं आप लोग? मैं कह रही हूँ कि इसको पढ़िए जो आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैम मुंह में पढ़ना है या ऊंचा पढ़ना है? वो मेरी पढ़ना बच्चों जी, इसको जरा ऊंची पढ़ना है ताकि सबको सुने। मैम वो तो आयशा मुबीन पढ़ती होती है। कहाँ से पढ़ना है मैम? चलें जी आयशा आप ही पढ़ लें। आपके सामने मैम कहाँ से पढ़ना, कहाँ से है? डोरीन का केस नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है डोरीन। यस मैम, हाँ जी यहाँ आ रहा है से। मैम। और बच्चों प्लीज बी अटेंटिव और बी केयरफुल, इसको जरा सुकून से सुन लें थोड़ी देर के लिए, अपने बाकी जरूरी काम साइड पे रख के। जी आयशा स्टार्ट। Doreen, no. Yes ma'am. Doreen, no, on top of all my other problems, I have to worry about getting a job. I am not qualified to do any kind of work, and just the thought of looking for work is absolutely petrifying. Offices today are so complicated with computers and new machines, I could never learn to use them. Counselor B, well, Doreen, I agree that trying to get a job can be a pretty tough proposition, especially when some employers discriminate against older women. However, that kind of discrimination is not legal, and other employers are aware of the benefits of maturity in their employees. We can work together on looking for all the positive things you can offer an employer and plan how you can best present this. जी आयशा आगे। अब यहाँ पे एक केस था कि एक फीमेल है, चलें इसको भी पढ़ लें जो कि उसने कमेंट दिया हुआ है इस पे। पढ़ें पढ़ें। Okay ma'am. Comment, Counselor B is using social analysis to indicate that sexist and age-linked discrimination does exist, that the client may need to be prepared for it, and that this is inherently not only unfair but invalid. The counselor is encouraging the client to combat such attitudes by clearly ma'am ये क्या है? हाँ जी। Enunciating the positive claims that refute them. Individual action is proposed at the stage, but conceivably, social action might be contemplated at a later point in the counseling process. अच्छा बच्चों देखो, अब यहाँ पे केस क्या था कि एक फीमेल है जिसने शादी के जी 20 साल बाद वो सेपरेट हो गया अपने हस्बैंड से, तो ऑब्वियसली उसके लिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम है या उसको लगता है कि सबसे पहले उसकी परेशानी है तो वो इकोनॉमिकल से रिलेटेड है। यानी कि जब तक वो कोई काम नहीं करेगी, इससे पहले उसने कभी कोई काम किया भी नहीं है, क्योंकि जी कंट्री में या उनके उस सोसाइटी में या कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता। ऑब्वियसली अब उसे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कोई आप ये कहने कि उसका गुजारा नहीं है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो किसी और तरफ जाए। तो उसके पास वो क्लाइंट के पास आती भी है तो उसने सबसे पहले सिर्फ अपना वही वाला प्रॉब्लम शेयर किया। और उस प्रॉब्लम में क्या है कि जी आप सबसे कि अब मुझे लगता है कि मैं शायद कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी या कोई जॉब नहीं ले सकूंगी। जॉब क्यों नहीं ले सकूंगी? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो उसे ये लग रहा है कि उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। अब एज बहुत ज्यादा होने के साथ साथ वो कहीं पे भी आप जॉब करने जाएंगे वो ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। मतलब इस सूरत में कि जब आप किसी को जानते भी नहीं है और आपको वहाँ का कोई पता नहीं है कि आप किस तरह से उन चीजों को लेकर चलेंगे। तो उसने क्लाइंट को भी सारी सिर्फ यही बातें बताई हैं कि वहाँ पे क्योंकि मशीन्स नई नई आ गई हैं या कंप्यूटर पे ज्यादा काम होना स्टार्ट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे वहाँ पे पसंद करेंगे, और मैं शायद ओल्ड हूँ, यानी कि ओल्डर हो गई हूँ, इतनी ज्यादा एज हो गई है मेरी। तो अब वहां पे देखें अब काउंसलर उसे किस किस तरह से उसकी इंटरवेंशन कर रहा है। अब ये सारे जेंडर रोल है ना उसके, तो उसको लग रहा है कि बीइंग अ फीमेल उसे कोई पसंद नहीं करेगा, तो हम उसके अंदर एक इंटरवेंशन लेके आ रहे हैं। अब वो देखें उसने इंटरवेंशन जो वो लेकर आया, उसने कोई इंटरवेंशन उसके सामने प्रैक्टिकली की नहीं है। सारे इंटरवेंशन उसने सिर्फ और सिर्फ बोली हैं। और इंटरवेंशंस बोलने से भी आप अपने क्लाइंट का आप देख लें कि बहुत सा जो स्ट्रेस का लेवल है वो डिक्रीज कर सकते हैं, जिसमें वो उसे बहुत से सजेशन दे रहा है, जिसमें उसे कहीं ना कहीं उसका हौसला भी बढ़ा रहा है कि जब आप किसी जगह पे जाएंगी, जरूरी तो नहीं है कि आप अगर हर ऑफिस में जाएं या आप कहीं पे भी काम करने जाएं तो वहां पे आपको एक
ओल्ड एज की वजह से ना ठीक से कंसीडर ना किया जाए या आपकी बात को सुनी ना जाए। तो लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे ओबियसली उन्हें जरूरत ही सिर्फ ओल्ड एज पीपल की होगी, तो हम सिर्फ अप्लाई ही वहाँ पे करते हैं। फिर उसके साथ साथ उससे ये भी तसल्ली दे रहा है कि ठीक है आपको वो चीजें यूज नहीं करनी आती, लेकिन उन चीजों को सीखना, बल्कि कंपनी भी उनको सीखने के लिए थोड़ा टाइम देती है, या उनका सीखना भी आपके लिए जरूरी है। जब आप सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। और ठीक है आप किसी जगह पे काम करने जा रही हैं तो वहां पे आपको हर जगह ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का या आप ये कह लें कि एज डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ लोग 10 में से 2 करें या 3 करें। अब यहाँ पे ये सारी बातें कह के आप क्लाइंट का सिर्फ हौसला बढ़ा रहे होते। ओबियसली बच्चों आप सिर्फ काउंसलिंग कर रहे हैं, काम तो क्लाइंट ने खुद ही करना है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे फिर उसे आप क्या कहेंगे, ओबियसली या फिर आप उसे कहेंगे कि वो कहीं जाके किसी जगह आप उसके लिए सिर्फ इतनी हेल्प कर सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनीज देखें जहाँ पे उन्हें जरूरत ही सिर्फ और सिर्फ कुछ ओल्ड एज लोगों की है, क्योंकि ये कंपनी उसके लिए बेनिफिशियल होंगी, उसको हेल्प आउट कर सकेंगी अच्छा काम करने में, या जो भी जिस तरह से भी वो काम करना चाह रहा है, चीजों को लेके जाना चाह रहा है। तो इस तरह से हम लोग मैम जेंडर ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं? बच्चों फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ओल्ड एज लोगों की जरूरत होती है। जैसे कि आप ये देख लें कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी कंपनी में या किसी जगह पे आपने डे केयर सेंटर्स का तो पता ही है ना आपको। यस मैम। वैसे किधर गए हो? डे केयर सेंटर में क्या होता है, वहां पे आप मतलब वहां पे अगर उन्हें किसी फीमेल की जरूरत होगी तो उनके लिए एज मैटर नहीं करती, बल्कि उनके लिए ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि अगर वो ओल्ड एज फीमेल है तो उसको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस, तो वो उसे जॉब दे सकते हैं। इस तरह बहुत सी कंपनीज होंगी जो पैकिंग वगैरह में होती हैं इन्वॉल्व, वहां पे क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैकिंग ही करवानी है। वहां पे आप ये कह लें कि आपने कंप्यूटर पे कुछ नहीं करना, आप अगर नई मशीन्स देख रहे हैं तो आप उन पे कुछ नहीं कर सकते। अब पैकिंग तो आपने हैंड से करनी है ना, वो तो आपको आती है। आप उन चीजों में यानी कि आप उन कंपनीज या उन छोटे लेवल की कंपनीज की तरफ भेजेंगे उसे जहाँ पे आप मैनुअली काम कर रहे होते हैं। आपके घर के इर्द गिर्द या आपने जब अपनी एचआर की रिपोर्ट बनाई होगी बच्चों, तो आप डिफरेंट यस मैम। ऑर्गेनाइजेशंस में गए होंगे, तो वहाँ आपने उनके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स देखे होंगे। मतलब अगर आप इंटरलूप को ले लें या मसूर टेक्सटाइल को ले लें, क्रिसेंट टेक्सटाइल, या मतलब इस तरह की जो बच्चों जो इस तरह से रिलेट कर रही होती हैं या जो फूड से रिलेटेड होती हैं, वहाँ पे जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं कुछ ऐसी जैसे शर्ट्स की पैकिंग होती हैं या शर्ट्स की पैकिंग होती हैं या आपके इस तरह गारमेंट्स की पैकिंग होती हैं, वो तो आप हाथों से ही कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी जो ओल्ड एज फीमेल्स है वहाँ पे वर्क कर रही होती है। ठीक है उनकी पे इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट उनको थोड़ी सी आप ये कह लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता है ना कि अगर कल को कोई मुसीबत भी आती है तो एटलीस्ट उनके पास कुछ पैसे या कुछ होंगे। इस तरह बहुत सी जगहों पे लोग एज आप ये कह लें बच्चों के, बहुत से लोग घरों में भी तो रखते हैं ना बच्चों, क्या कहते हैं आया के तौर पे भी, कि चलो उनके छोटे बच्चों को संभाल लेंगी, ज्यादा अच्छी तरह से उनको लुक आफ्टर कर सकेंगी। तो इस तरह मैम आप लेकिन चीजें ओल्ड देखने एज जाएं में, तो आपको बहुत सी मिल जाती हैं। हाँ जी बच्चों बोलें। मैम ओल्ड एज में उनमें इतनी पावर भी तो नहीं होती कि वो इतना सारा काम कर सकें। बच्चों आपने उनमें बहुत से घरों में देखा होगा इतना ज्यादा काम भी नहीं करना। अब आप देखें बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि वहां पे उनको बच्चों को संभालने के लिए जो उन्होंने रखी होती हैं, बहुत सी जगहों पे तो बच्चे ही होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं जो उनके बच्चों को संभाल रहे होते हैं। मतलब इतना संभाल ही रहे होते हैं, एटलीस्ट वो उन्हें उठा लेते हैं या सुला देते हैं, या जब वो उठ गए हैं उन्हें खिलाने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पे वो ओल्ड एज को रखते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा ओल्ड एज को भी नहीं रखते। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप इसको देखें इस केस को, तो वो अपनी शादी के आफ्टर 20 ईयर सेपरेट हुई है, तो अब देख लें अगर आप उसकी हिसाब लगाएं, उसकी शादी 25 साल की उम्र में भी हुई होगी, तो अब उसकी 45 एज होगी। तो 45 एज में भी आप इतने बूढ़े नहीं होते। चलें अगर 50 की एज भी है तब भी आपकी हड्डियां थोड़ी सलामत ही होती हैं। अब नई नस्ल का पता नहीं है कि तुम लोग जब उस एज को पहुंचोगे तो कैसे होगे। आप देखें आपकी जो अम्मी है वो आप लोगों से ज्यादा एक्टिव है, आप लोगों से ज्यादा काम करती हैं, लेकिन आप लोग जो हैं आप इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो इस तरह हम उनके लिए मतलब उनकी हेल्प इस तरह से कर सकते हैं कि उनको वेज दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों। मैम अब किसी को तो हर्ट हराम होना ही था ना। हाँ जी, तो इसलिए आपने सोचा आप हो जाए। मैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमारे वालदैन में ऐसी कोई चीज हो ना, इसलिए हमने ये अपने बच्चों तुम लोग ये सोचो कि जब तुम लोगों की फजूल अगली में बोलिए जनरेशन इतना होगी तो काम वो कैसी करती है। होगी। अच्छा बच्चों इसके बाद है असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस का आपको पता ही है बच्चों, असर्टिवनेस ट्रेनिंग का मतलब या असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि
हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ, आप ये कह लें कि आपको पता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं, आपने कोई काम सोचा है या आपने कोई प्लानिंग की है या आप किसी काम में अडॉप्ट हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो काम एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है या आप उस काम को करने के अहल हैं। अब कोई आपसे अगर मांगे कि प्रूफ देंगे आप काम करने के अहल हैं या नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए कोई परफॉर्म प्रूफ देना पड़ेगा, बल्कि आप उसे क्या कह सकते हैं उस वक्त, आप उसे ये कहेंगे कि आप जो काम करने लगे हैं आप ये काम करके दिखा के उसे प्रूफ देंगे। यानी कि असर्टिवनेस ट्रेनिंग में ये है कि क्योंकि फीमेल्स को हमेशा यही कहा गया कि वो एक वीक, आप ये कह लें कि वीक पीपल हैं, उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है या वो फिजिकली इतनी स्ट्रोंग नहीं होती, वो बाहर की बहुत सी जो हर्डल्स हैं या बहुत सी हार्डशिप्स हैं उनको फेस नहीं कर सकती, तो इसी वजह से वो सिर्फ घर में रहें और वो घर में सेफ रहेंगी, वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने ये काम करना है या वहाँ पे जॉब करनी है, मतलब जैसे वो जिस सिनेरियो में फेमिनिस्ट थेरेपी स्टार्ट हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ऑब्वियसली तो उससे ये प्रूफ मांगे कि तुमने पहले तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो अब तुम एकदम से ऐसा कैसे करोगी या कैसा कर पाओगी। तो ऑब्वियसली जब आपने पहले कुछ किया नहीं है, ऑब्वियसली आप प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन आपके अंदर अब एक एबिलिटी डेवलप होना स्टार्ट हुई है कि एटलीस्ट मैं अब तो ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इन चीजों को मैं अब तो एक अच्छे वे में लेके चल सकती हूँ। तो आप नेक्स्ट टाइम उसे एक एक्टिव वे में एक ऐसा मैसेज देते हैं उस पर्सन को जो भी आपके सामने होता है कि आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। हो सकता है बच्चों आप में से बहुत से या जो लोग भी हॉस्टलाइज हैं, जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगे थे, या हो सकता है उनके घर में बहुत बहुत से लोगों ने ये बोला हो कि वो यूनिवर्सिटी में जाके कैसे रहेंगे। आपको कभी बच्चों इस तरह का सुनना पड़ा था अपने अम्मी अबू से, जो भी हॉस्टल आए बोले जरा? नो मैम। किसी को भी नहीं सुनना पड़ा था? नहीं मैम, मतलब जो बड़े थे उन्हें तो सुनना पड़ा था, क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम गए थे, हम तो फिर बाद में आए थे ना, छोटे थे, तो एक्सपीरियंस हो गया था पेरेंट्स को कि किस किस तरह अच्छा, से मतलब आप सरवाइव ये कह रहे हैं करवाते कि हैं। आपके किसी बड़े बहन भाई को सुनना पड़ा था? जी मैम। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल आपके भाइयों को तो फिर भी इतना नहीं कहा जाता, मतलब उनको तो फिर भी घर वाले समझ होते हैं जाके कुछ भी कर लेंगे, लड़के हैं, मतलब एक मिथ है ना कि लड़के हैं तो कोई बात नहीं, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी चले बड़ी बहन कर लेते हैं, जब आपकी बड़ी बहन आने लगी होंगी तो ऑब्वियसली उन्हें सुनना पड़ा होगा। अब उस वक्त जब वो आ रही थी, मतलब क्या कहा होगा उन्हें कि जी तुमने घर में तो कभी इस तरह के काम नहीं किए, तुम वहां जाके अपना ख्याल कैसे रखोगी, तुम रात को पता नहीं डर जाती हो तो तुम हॉस्टल में कैसे रहोगी, वहां पे तुम इतने दिन तुम तो किसी के घर नहीं जाती हो, तो तुम अम्मी के बगैर या अब्बू के बगैर या घर वालों के बगैर इतने दिन कैसे रहोगी। मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उसे फेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके यस। पास उस चीज को प्रूव करने के लिए कि कहीं जाके वो रह सकती है, काम कर सकती है, बहुत सी चीजों को मतलब बहुत सी डिफिकल्टीज को वहां पे उसे अकेले फेस करना होगा, तो ऑब्वियसली वो उन्हें फेस कर सकती है। लेकिन अब वो उन चीजों का आप ये कह लें कि कोई प्रूफ नहीं दे सकती थी क्योंकि पहले उसने किया नहीं था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं, असर्टिवनेस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप उस काम पे डट जाते हैं, बेशक आपने वो काम पहले नहीं किया, लेकिन आपकी इंटरनल फीलिंग्स और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको बता रहा होता है कि आपके अंदर इस काम को करने की कोई ना कोई एबिलिटी है और आप काम कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली जब आपकी आपी आई होंगी, वो यहाँ पे रही होंगी, तो बाद में जाके मतलब देखें वो 3 साल पढ़ी, 4 साल पढ़ी, जितने भी साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, पहली रात से लेके मतलब आखिरी दिन तक उन्हें बहुत सी जगहों पे बहुत से कामों को अकेले फेस करना पड़ा था। मतलब कभी आप खाना खत्म हो गया तो वो कहाँ से लेकर आना है, या बहुत ज्यादा बीमार हो गई हैं तो डॉक्टर के वास्ते जाने के लिए वो टाइम तो नहीं होता, क्योंकि आपका एक शेड्यूल होता है कि इस टाइम के बाद आप घर से बाहर नहीं, सॉरी हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, कोई चीज नहीं मंगवा सकते हैं। फिर इसी तरह बाजू का तो ऑब्वियसली बच्चों पैसों का भी इशू हो सकता होगा कि पैसे चाहिए थे वो अब खत्म हो गए हैं, घर की तरफ से भी भेजे नहीं गए हैं, या चलो घर वाले भेज रहे थे रास्ते में, कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उन हार्डशिप्स को ओवरकम करके खुद को एक एक्टिव मेंबर या एक एक्टिव पर्सन साबित कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसे किसी ना किसी तरह से, आप ये करें कि आपने उसके बूस्ट अप करना है हमेशा उससे कि तुम ये काम कर सकते हो। नो डाउट तुमने पहले किया है या नहीं किया, लेकिन अब कर सकते हो, इसमें कोई भी आप ये कह लें कि वो नहीं है, शक की बात नहीं है, करके दिखाओगे तो लोगों को पता चलेगा। मतलब कि आप उस पर्सन को पैसिव बनाने की मतलब आप उसे एक एक्टिव मेंबर बना रहे होते हैं, एक असर्टिव चीज उसे सिखा रहे होते हैं कि वो चीजों को सीखे, अपने ऊपर लाए। अब आप में से बहुत से लोग हैं, मतलब आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे ही कोई असाइनमेंट दी गई होगी तो आपको भी तो यही लगा होगा ना कि शायद आप असाइनमेंट को कभी कर ही नहीं पाएंगे।
या आपको तो लैपटॉप ही यूज नहीं करना आता, आपको तो सेटिंग करनी ही नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों आपने ये चीजें सीख ली है ना। लेकिन अगर आप तब हिम्मत ही हार जाते और आपको लगता है कि किसी और के पास जाके बनवा लें, तो उससे क्या होता कि आपके अंदर की जो स्किल्स हैं वो स्किल्स कभी भी ना आती हैं आपके पास। आप चीजों को या अपने चैलेंजेस के आगे जितना ज्यादा डट के खड़े होंगे, वो चैलेंजेस आपके लिए उतना मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए उतने ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, वो आपको कुछ सिखा देते हैं। नो डाउट उस काम को पूरा करने के लिए आप बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी मिस्टेक कर रहे होते हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स भी आपको सिखाने के लिए ही होती हैं, कोई ना कोई नई चीज भी तो सिखा के जाती हैं। तो ये थी बच्चों असर्टिवनेस ट्रेनिंग कि हम लोग उस पर्सन को अगर वो कोई काम करना चाह भी रहा है, उसको उस काम करने के लिए मोटिवेट करें। जैसे उस दिन हम जब आमना वाला केस देख रहे थे, तो ऑब्वियसली वहां पे तो फैमिली इश्यूज भी थे, हमें फैमिली के साथ भी वर्क करना था, और उसके साथ फिर उसके फिजिकल इशू भी इवन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए थे। तो वहां पे अगर उसको असर्टिवनेस ट्रेनिंग किस तरह से दे सकते थे कि वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाले, या चले मोहल्ले के किसी बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट हो। नो डाउट शुरू में बहुत सी उसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, घर वाले नाराज होंगे, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह से अगर मना के वो लेकर जाए कि वो अगर वो उन्हें पढ़ाएगी तो उससे उसका घर डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई भी उसके काम डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि वो कामों को वैसे ही करेगी जैसे वो कर रही थी। तो किसी ना किसी तरह से मना के आपने वो काम करना होता है। जैसे आप लोग जब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप लोगों में से बहुत से लोग अपनी पढ़ाई के साथ जॉब करते होंगे, तो आपको मे भी आपके पेरेंट्स ने कहा होगा तुम अभी पढ़ रहे हो, तुमने साथ ही जॉब स्टार्ट कर दिया, तो तुम अपनी स्टडी को कैसे टाइम दोगे, या तुम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाओगे, तुम स्टडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपने भी उन्हें किसी ना किसी तरह से मनाया था ना, हालांकि उससे पहले आपने तो जॉब भी नहीं थी कि आपकी फर्स्ट टाइम थी। तो ये होती है असर्टिवनेस ट्रेनिंग। और हम सब के अंदर बच्चों असर्टिवनेस कहीं ना किसी लेवल पे होती है। हाँ, बाज़-औक़ात हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि शायद हमें उस तरह के सर्कमस्टांसेस को देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस हम फेस कर रहे होते हैं, तो तब हमें पता चल रहा होता है कि हमारे अंदर तो ये एबिलिटीज भी थी। तो फिर वो एबिलिटीज को हम यूज करके नए सिरे से लेके चलते हैं और उस पर काम करते हैं। उसके बाद बन जो लास्ट वन है, रीफ्रेमिंग एंड रीलेबलिंग। जैसा कि आपको इसके नेम से पता चल रहा है, एक पर्सन की स्टेटमेंट्स को आपने चेंज करना होता है। जैसे आपकी कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस है ना, एंड इनके कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को जब आप कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक कहा जाए कि एक लड़की जो है जी वो घर से कहीं बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि अकेली न जाना नहीं है, बहन भाई के साथ जाना है, ये कोई काम है वो अकेले करना नहीं, बेशक उसने मोहल्ले की किसी दुकान पे जाना है या मोहल्ले के किसी दोस्त से मिलने जाना है, क्योंकि जी अच्छी लड़की होने की उसके घर वालों की या उसकी कल्चर के अकॉर्डिंग ये सारी एग्जाम्पल है, या ये सारी उसका जो भी डेफिनेशन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसके माइंड में वही चीज है, वो अगर किसी के घर अकेली चली भी गई है तो घर वालों ने इतना डांटा है, तो उस डांट पड़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है, वो बहुत ज्यादा आप ये कह लें बच्चों के मतलब उस अंदर ही अंदर गिल्ट में जा रही है। तो आप उसे क्या सिखाएंगे? बच्चों आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपकी मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ, इसको जरा दोबारा ज्वाइन करें।